नमस्ते जी। 68वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। द्वितीय खंड में विकासवाद की समालोचना करते हुए 5वां बिंदु दिया जा रहा है। कहा जाता है कि प्राणियों की उत्पत्ति सादी रचना से क्लिष्ट रचना के क्रम से होती है। यह हमें मान्य है कि पहले सादी रचना के प्राणी होते हैं, फिर क्लिष्ट रचना के, किंतु यह मान्य नहीं है कि वह सादी रचना वाले ही क्लिष्ट रचना वाले हो जाते हैं, क्योंकि कीट अवस्था में ही पक्षियों की सी क्लिष्ट रचना उड़ने वाले कीड़ों और मछलियों की देखी जाती है। कान खजूरे की सी क्लिष्ट रचना सांप की नहीं है और न तितली जैसी कारीगरी कौवे में ही पाई जाती है। परंतु विकासवाद कहता है कि तितली और कान खजूरा कौवे और सर्प से पूर्व ही उत्पन्न हो गए थे। ऐसी दशा में सादी और क्लिष्ट रचना का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। यदि विकासवाद तितली आदि की रचना को क्लिष्ट रचना न कहकर केवल अस्थि वाले प्राणियों की ही क्लिष्ट रचना वाले कहता है तो कहे, परंतु देखने में तो अस्थि वाले मनुष्यों की रचना से वृक्षों की रचना ही अधिक क्लिष्ट है, क्योंकि वृक्षों में अस्थि पंजर के स्थान में अनेक डालियां और शाखें, पत्ते, फूल, फल तथा देखने और श्वास लेने वाले अंग ऐसे अनोखे हैं कि मनुष्य का शरीर उसकी कारीगरी के सामने कुछ भी नहीं है। वृक्ष के एक फूल पर उसके रंग, बनावट और सुगंधि पर मनुष्य की शरीर रचना निछावर है। अतः मनुष्य वृक्षों के साथ कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु पशुओं और पक्षियों की जैसी स्वतंत्रता तथा मनुष्य जैसा ज्ञान विज्ञान वृक्षों में नहीं है, इसलिए हम उन्हें सादी रचना वाले कहते हैं। सृष्टि का यह नियम है कि पहले भोग्य और फिर भोक्ता उत्पन्न होता है। कर्मानुसार प्राणी ही भोग्य और भोक्ता होता है। सादी रचना वाले भोग्य और क्लिष्ट रचना वाले भोक्ता होते हैं। यदि ऐसा न हो तो कोई भोग्य किसी के काम ही न आवे। वनस्पति यदि भाग जाए तो पशु कैसे जिए, और घोड़ा यदि मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो जाए तो उसको सवारी का काम कौन दे। इस व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले वनस्पति, फिर पशु जिनमें हाथी से कृमि पर्यंत सम्मिलित हैं, और अंत में मनुष्य पैदा हुए। इस प्रकार की उत्पत्ति हमको सर्वथा मान्य है। यह उत्पत्ति नई नहीं किंतु वेदानुकूल होने से महाप्राचीन है। यजुर्वेद 31वें अध्याय का 6वां और 9वां मंत्र का प्रमाण है संभृतम पृषदाज्यम। एक और प्रमाण है पशुंस्तांस चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये। एक और सूक्ति है तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। तुलनात्मक शरीर रचना शास्त्र में हमने जिन 5 बातों को विकासवाद का पोषक देखा था, यहाँ तक उनकी विस्तृत समालोचना करके हम जिस परिणाम पर पहुंचे हैं वह पढ़ने वाले या सुनने वालों के सामने है। याद रखने के लिए यहाँ फिर दोहरा देना चाहते हैं कि विकासवाद ने यहाँ तक न तो विकास को अच्छी प्रकार आरोपित ही किया है और न ही कोई प्रमाण ही दिया है। इस निर्बलता को स्मरण करते हुए विकासवाद के लेखक पृष्ठ 77 पर स्वयं ही कहते हैं कि शरीर रचना शास्त्र में प्राणियों की रचना के संबंध में जो सामान्य तत्व ज्ञात हुए उनको जानने के लिए अनुमान प्रमाण से ही अधिकतर काम लेना पड़ा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्राणियों की शरीर में जो समानताएं तथा भेद प्रतीत हुए उन पर विचार करके शास्त्रीय तथा तार्किक शैली से अनुमान लगाकर ही परिस्थिति के अनुरूप विकास को सिद्ध करना पड़ा। प्रत्यक्ष प्रमाण का वहां कुछ वश नहीं चला। ग्रंथकार के कहने का मतलब स्पष्ट है कि अब तक विकासवाद की सिद्धि नहीं हुई। आगे शीर्षक आ रहा है भौगोलिक विभाग शास्त्र। विकासवाद के कर्ता ने इस शास्त्र को अंत में लिखा है, परंतु हम इसको तुलना शास्त्र के बाद इसलिए लिखते हैं कि यह भी एक प्रकार से तुलना शास्त्र का ही अंग है। इससे भी विकासवाद का स्वरूप मात्र ही ज्ञात होता है। विकासवाद के लेखक ने इस शास्त्र का वर्णन अपने ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 140 से 150 तक किया है।
उसी का सार नीचे देकर हम इसकी आलोचना करेंगे। यह शास्त्र विकासवाद में क्या काम देता है, इसके लिए आप लिखते हैं कि किस किस प्रकार के प्राणी कहां कहां विद्यमान थे और कहां कहां वर्तमान समय में विद्यमान हैं, इसकी खोज करके साधारण सिद्धांत बना देना इस शास्त्र का काम है। इसके आगे आप कहेंगे कि अब तक यह ज्ञात हुआ है कि संसार के प्राणी जितने और जिस प्रकार के आज विद्यमान हैं, उनका अस्तित्व अनादिकाल से नहीं है। इस पृथ्वी पर प्राणियों की उत्पत्ति जब शुरू हुई थी, तब पहले बहुत ही सीधी सादी यानी सिंपल रचना के प्राणी उत्पन्न हुए थे। पश्चात जैसी जैसी परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुकूल अधिक क्लिष्ट यानी कॉम्प्लेक्स रचना के भिन्न भिन्न प्राणी उद्भूत हुए। भारत में व्याघ्र, सिंह तथा हाथी होते हैं, परंतु ये इंग्लैंड में नहीं होते। सांप, बिच्छू तथा गर्मी में पैदा होने वाले अन्य प्राणी भी यूरोप के शीत देशों में नहीं होते। जिराफ अफ्रीका में और मोर भारत में ही होता है। इसी प्रकार अंग्रेज, जापानी, सीधी आदि भी अपने अपने देश में ही होते हैं और रंग रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि जैसी भिन्नताएं प्राणियों और वनस्पतियों में है, वैसी ही मनुष्यों में भी है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप वासियों के जाने के पूर्व खरगोश नहीं थे। वहां उनके योग्य जलवायु था, परंतु उनके वहां पहुंचने का प्रतिबंधक समुद्र था। इसी से वे पहले वहां नहीं पहुंच सके। जब यह प्रतिबंध हटाकर जहाजों के द्वारा खरगोश वहां पहुंचाए गए, तब वहां भी हो गए। अर्थात जब तक कोई प्राणी कहीं न पहुंचे और वहां अपनी संतति का विस्तार न करे, तब तक आप कोई प्राणी कहीं पैदा नहीं हो जाता। गैलापेगस द्वीप विचित्र प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां गोह, गिरगिट, छिपकली और सर्प तथा पक्षी श्रेणी के जंतु बहुत हैं। इस प्रकार के जंतु अफ्रीका, भारतवर्ष व अमेरिका में भी विद्यमान हैं, परंतु सबकी अपेक्षा अमेरिका के प्राणियों के साथ इन गैलापेगस वाले प्राणियों का अधिक मेल है। इसका कारण यही है कि ये अमेरिका निवासियों के अनुवंशज हैं। इस द्वीप के निकट अमेरिका ही है। इससे ज्ञात होता है कि कभी पूर्व में जब अमेरिका और इस द्वीप की भूमि मिली रही होगी, तब अमेरिका से जाकर ये प्राणी वहां रहने लगे होंगे। एक द्वीप से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में बसे, इसलिए परिस्थिति बदलने के कारण थोड़ा सा भिन्नत्व पाया जाता है, अन्यथा वे सब एक ही पूर्वजों की संतति हैं। ओजर्स द्वीप अफ्रीका के वायव्य में है। वहां के प्राणियों की अफ्रीका के प्राणियों के साथ बहुत समता है। इस प्रकार पैसिफिक महासागर में बहुत से द्वीप हैं। इनमें घोंघों की अनेक जातियां हैं। भूगर्भ शास्त्री बतलाते हैं कि पूर्व काल में इन द्वीप समूहों की भूमि एक में जुड़ी थी, अर्थात यह द्वीप समूह नहीं किंतु महाद्वीप था। इसी से सब घोंघों का मेल है और सब एक ही पिता की संतानें हैं। तात्पर्य यह कि किन्हीं दो प्रदेशों के प्राणियों की भिन्नता और समानता उन दोनों प्रदेशों की दूरता व निकटता पर अवलंबित है। यदि दोनों देश दूर होंगे तो भिन्नता अधिक होगी और निकट होंगे तो समता अधिक होगी। किंतु कभी कभी दूरस्थ प्रादेशिक प्राणियों में अधिक समानता होती है। जैसे ब्रिटेन और जापान देश में यद्यपि बहुत अंतर है, परंतु इन दोनों देशों के प्राणियों में बहुत बड़ा साम्य है। किंतु ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत पास पास हैं, फिर भी वहां के प्राणियों में महान वैषम्य है। इसका कारण यह है कि इन दोनों को पृथक करने में प्रकृति ही प्रतिबंधक है। यदि दो समीपस्थ स्थानों को कोई पर्वत पृथक करे, तो एक स्थान के नदी नाले वाली मछलियां जैसी होंगी वैसी दूसरे स्थान वाली नहीं होंगी, क्योंकि मछलियां पर्वतों को लांघ कर नहीं जा सकती। इसलिए समीप होते हुए भी कभी कभी एकता नहीं हो सकती, किंतु देश दूर होने पर भी यदि गमनागमन रहे तो समता अधिक हो सकती है। इस प्रकार के प्रमाणों को देखकर ही विकासवादी मुक्त कंठ से कहते हैं कि सब प्रकार के जीवित प्राणी एक ही जाति के आद्य वंशजों से संतति अनुसंतति द्वारा उत्पन्न हुए हैं और इनके वर्तमान भिन्न भिन्न रूप परिस्थिति के अनुरूप बने हुए हैं। इस शास्त्र के यहाँ तक के वर्णन से 5 ही बातें विकास के अनुकूल प्रतीत होती हैं। पहली बात, पहले प्राणी सादी रचना के थे, फिर क्लिष्ट रचना के हुए। दूसरी,
कोई प्राणी जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान में न जाए तब तक वहां आप ही आप उत्पन्न नहीं हो सकता। तीसरी, भिन्न भिन्न देशों के प्राणियों में जो समता है वह उनके एक ही वंश के होने की सूचना है। चौथी, समानता का कारण न दूरता है न निकटता, प्रत्युत वंश और परिस्थिति ही है। और पांचवी, परिस्थिति के ही कारण मूल प्राणी की अनेक शाखाएं होकर अनेक योनियां हो गई हैं। इस पर आगे की बात हम कल के श्रव्य कर्णिका में जानेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।